Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the remaining part of the fistula, the complex fistula approach. ठीक है, अब इसमें आप याद रखने कि जो अगर तो फॉर एग्जांपल क्रॉन का नॉन केस है, आप उसमें एमआरआई करवाओगे नेक्स्ट स्टेप। अगर अननोन केस है आप कोलोनोस्कोपी करोगे, देन आप फर्दर मूव करोगे। क्रॉन के अंदर फिस्टुलास बहुत कॉमन है पेरियनल, ठीक है। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल स्टेटिकोलाइटिस के अंदर टॉक्सिक वेगाकोलोनल आप सर्जरी करवाते हो लेकिन क्रॉन में नहीं करवाते हो। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स है, ये रिकरेंट होंगे, मल्टीपल होंगे, प्रेजेंट करेंगे विद डिस्चार्ज। उसमें फर्स्ट स्टेप जो आफ्टर परफॉर्मिंग द एमआरआई आप उसको एंटीबायोटिक और इम्यूनोसप्रेसेंट देते हो, ठीक है। अब इसमें आपने ये केयरफुल है ना कि क्रॉन केस के अंदर ना मोस्टली क्या होगा कि एक टेंडर स्वेलिंग मिलती है लेकिन डिस्चार्ज नहीं होता। आप उसको क्या करोगे, एक एब्सेस है, आप उसको इंसियर और ड्रेनेज करते हो ना, जब भी एब्सेस होगी। अब सर्जरी पेशेंट के लिए क्या इंडिकेशन है, अगर 6 इयर्स अबव है, ठीक है, और कंटिन्यू आपने एंडोस्कोपी भी कर ली, उसके बाद भी ब्लीडिंग है, रिकरेंट ब्लीडिंग है, सीवीएस का नॉन केस है, ठीक है। अब कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग, आप स्क्रीनिंग कोलोरेक्टल के लिए कब स्क्रीन करते हो, अगर तो एवरेज पेशेंट है एनुअल फॉलोअप करोगे, और सिग्मोइडोस्कोपी आपने हर 5 साल के बाद करवानी है, और जो कोलोनोस्कोपी है वो आप हर 10 साल के बाद करवाते हैं। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, मतलब किसी भी एक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का बिफोर टर्निंग 60, तो आप उसमें भी जो कोलोनोस्कोपी है वो आपने हर 5 साल के बाद करवानी है, ठीक है। इन एनी ऑल पेशेंट विद जीआई ब्लीडिंग और एनीमिया, तो आप क्या करोगे, गो फॉर द कोलोनोस्कोपी। ब्लीडिंग है एनीमिया, आप कोलोनोस्कोपी करोगे। अगर तो फॉर एग्जांपल ये क्लियर है फॉर द कोलोरेक्टल, देन आप उसको डायग्नोस करके विद द कोलोनोस्कोपी, देन स्टेजिंग के लिए जब भी आपने करा तो सीटी करवाते हैं, देन यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। अगर तो पेशेंट करंटली ऑब्स्ट्रक्टेड आ रहा है, ठीक है, और उसमें आप इंडिकेटेड टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन, आप इसमें क्या करोगे, ये एक जनरल रूल है इन एनी कैंसर केस कि आप उसमें सर्जरी करते हो। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल एनीमिया है, ब्लीडिंग हो रही है, इसमें राइट कोलोन कैंसर है, तो हम कोलोनोस्कोपी करेंगे ओल्ड एज पेशेंट में अगर आपको ये सस्पेक्ट लग रहा है कि इसको ये कैंसर होगा। अब ओबेसिटी, आपने आजकल देखा होगा कि जो जनरल सर्जन है आजकल वो क्या बैरिएट्रिक सर्जरीज कर रहे हैं ना, उसमें क्या करते हैं, ओबेसिटी की बेसिकली सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर फॉर एग्जांपल बीएमआई जो है वो 40 से ज़्यादा है, बिटवीन 35 टू 40, एंड अदर सिग्निफिकेंट डिजीज फॉर एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंड जो कि इंप्रूव हो सकती है विद वेट लॉस, ठीक है। अब इसमें आप 3 तरह की सर्जरी डायग्नोस करते हो, या 2 तरह की, सॉरी, गैस्ट्रिक बायपास। इसमें आप क्या करोगे, विद कंबाइंड चेंजेस टू रिजर्वायर साइज विद मैलएब्सॉर्प्टिव। इसमें आपने क्या होगा कि इंपॉर्टेंट प्रोसीजर फॉर द वेट लॉस। अब ये टेक्निकली थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें रिस्क रिलेटेड होता है टू द एनास्मोसिस, लीकेज रेट 2% है इसका, ये इरिवर्सिबल है। और दूसरा इस पेशेंट के अंदर B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। अब स्लीव गेस्ट्रेक्टमी के अंदर हम क्या करते हैं, रिसेक्शन, जो स्टमक होता है ना उसे आप रिसेक्ट कर देते हो यूजिंग द स्टैपलिंग डिवाइसेस। ये थोड़ा लेस पॉपुलर होता है, इसके इनिशियल प्रॉमिसिंग रिजल्ट जो है वो इतने अच्छे नहीं है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट पे देखो पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, रोक्स एंड बायपास और स्लीव गेस्ट्रेक्टमी के अंदर। इसके अंदर क्या, बायपास के अंदर गो विद द सीटी, इसमें इंटरनल हर्निया मोस्ट कॉमन है। स्लीव गेस्ट्रेक्मी में ढीन में जाती है, देन गो फॉर एंडोस्कोपी। बाकी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर कोई पेशेंट उसके फॉलिक एसिड कहाँ पर जुजिनम में होता है और B12 जो टर्मिनल आइलियम में होता है, इसका इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक से रिलीज होता है। If either of the two are the tampered with in a bypass surgery, it eventually इसमें अगर बाईपास सर्जरी हो गई है उसमें B12 और फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रही, ठीक है। उसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो भी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। अगर उसकी नहीं होगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, और इसमें पेशेंट को नीड होती है टू द पायरेट, रिप्लेसमेंट करेंगे हम। बट इस बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा कि मोस्ट कॉमन कॉज है ना स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें अगर तो फॉर एग्जांपल ये आपने सर्जरी के पेशेंट्स में देखा होगा जिनकी सर्जरी हुई है, या अगर सर्जरी के बाद एडहेरेंस के साथ आ गया या हर्निया है, ठीक है। और जबकि लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपको कॉलन सी ये कॉन्स्टिपेशन और पार्शियल, जब भी पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जीआई कंटेंट पास होगा ना, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो कोई जीआई कंटेंट नहीं पास होगा। इसमें आप सबसे पहले क्या करते हो, अगर पेशेंट आए कि मुझे लाइक स्टूल इतने दिनों से पास हुआ, फ्लैटस पास हुआ, आप क्या करते हो, उसे कहते हो कि जाके एक्सरे करवा लो। जब एक्सरे करवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि एयर फ्लूइड के लेवल कितने हैं, और उसमें आपने सारी लूप्स देखनी होती है बाउल की। फिर देन आप फर्दर क्या करते हो, जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है वो सीटी स्कैन होता है, उसके अंदर आपको एक ट्रांजिशन जोन पता चल जाता है, डायलेटेड लूप विद कंट्रास्ट एरिया विद नो कंट्रास्ट, मतलब कहाँ से कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करना होता है, इस पेशेंट को आपने आती सबसे पहले उसका एनपीओ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर एंटीट्यूब डालते हुए सेक्टर ताकि बाउल प्रेशर जो है वो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन से पहले जो बाउल प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। आईवी फ्लूइड देते हैं ताकि जो जितना भी वॉल्यूम लॉस्ट हुआ है थर्ड स्पेसेस के अंदर वो सारा रिप्लेस हो जाए। इसमें हम सर्जिकल डिकम्प्रेशन करते हैं अगर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना। अब इसमें देखो कि राइट कोलन कैंसर जो है इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है ब्लीडिंग एनीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा। आप इसमें कोलोनोस्कोपी करवाते हो ओल्ड एज पेशेंट में, आपको सस्पेक्ट लग रहा है। लेकिन लेफ्ट कोलन कैंसर के अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा। इसमें आपने ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने में सिग्मोइडेक्टमी, ठीक है। पहले आपने सिग्मोइडेक्टमी करनी है, फिर आपने कोलोनोस्कोपी की तरफ जानी है। अगर तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी तो आप स्किप टू द कोलोनोस्कोपी। दोबारा से देख लो, लेफ्ट कोलन कैंसर में अगर फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप पहले सबसे पहले उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करोगे, कैसे, सिग्मोइडेक्टमी करके। देन फोर को आप क्या करते हो, कोलोनोस्कोपी, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो फिर स्किप टू द कोलोनोस्कोपी। अगर फॉर एग्जांपल एक केस आया डायलेटेड उसके कोलोन है लेकिन उसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, इसको आप कहते हो ऑगी लिव सिंड्रोम, ठीक है। और फिर आप इसमें डीकम्प्रेशन रेक्टल ट्यूब करोगे, डीकम्प्रेसिव रेक्टल ट्यूब। केस होता है अगर तो फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन का केस है, यू शेप कोलन है, एम्प्टी रेक्टम है, तो आप इसमें क्या करोगे कि हो सकता है पेशेंट को सिग्मोइड वल्वुलस हो। इसमें आप पहले आप प्रोसीड करोगे एंडोस्कोपी के थ्रू, देन फिर आप कोलोनोस्कोपी की तरफ जाते हो, उससे भी रिस्पॉन्स होता है सर्जरी की तरफ, और फेल और अनस्टेबल जाते हो तो हार्टमैन प्रोसीजर उसका पाउच बना देते हैं ना एब्डोमेन। अब इसमें कैंसर वल्वुलस में क्या डिफरेंस है, अब कैंसर के अंदर पेशेंट आपको आके देगा कि मुझे प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री देगा, वो एनीमिया के साथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगी आपको, एब्सेस ऑफ द बाउल, जो भी डिस्टेंस टू द साइड होगा वहां एब्सेस ऑफ द बाउल केस। इसमें आपने डायग्नोस कैसे एस्टैब्लिश करना है, मैंने एनीमिया एंडोस्कोपी करोगे और नहीं इससे बेहतर होता है फिर आप लेप्रोटोमी। वल्वुलस क्या है, वल्वुलस में क्या होता है कि जो भी आपकी बाउल होती है उसमें वो ट्विस्टिंग हो जाती है अराउंड द मेसेंट्री। इसमें मोस्टली जो है ना वो सिग्मोइड वल्वुलस आपको मिलेगा। इसमें पेशेंट जो है वो मोस्टली कैसे प्रेजेंट करेगा, विद एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग एंड द कॉन्स्टिपेशन। अब इसमें अगर आप एग्जामिनेशन करवाओगे तो आपको एक एसिमेट्रिकल डिस्टेंशन मिलेगी। प्लेन एक्स-रे में देखोगे कि डायलेटेड सिग्मोइड कोलोन मिलेगा, इसमें हॉस्टेशन लॉस हो जाएंगी, यू शेप और टिपिकल लूप मिलेगी जिसके अंदर फ्लूइड के लेवल्स होंगे, ठीक है। अब वल्वुलस का ट्रीटमेंट, इनिशियल ट्रीटमेंट ये आप उसको एडमिस्ट करोगे, ठीक है। फिर इसके अंदर एक दो तरह की सिग्मोइडोस्कोपी होती है, एक होती है रिजिड और एक होती है फ्लेक्सिबल। इसमें फ्लेक्सिबल लीड होता है, ठीक है। अब इसमें क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इस्कीमिया, इसमें आपने सर्जरी करनी है पेशेंट में, अगर तो रिकरेंट वल्वुलस के साथ है देन यू विल डू द अंडरगो द रिसेक्शन, ओके। अब इसमें सर्जिकल ऑप्शन देखो, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को राइट साइड का कोई भी या लेफ्ट राइट साइड पे क्या होता है आपका सेंडिंग कोलोन, डी से डाउन याद देखो, लेफ्ट साइड पे डिसेंडिंग कोलोन होता है और मिड के अंदर ट्रांसवर्स, ठीक। अब राइट साइड ट्रांसफर लिया है तो आप क्या करते हो, राइट हेमिकोलेक्टमी करते हो, ठीक है। इसमें इफ वो ये कह रहे हैं कि अगर राइट हेमिकोलेक्टमी कर दी, अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहो, मतलब जो लियन है वो मोस्टली डिस्टल ट्रांसफर कोलोन की तरफ जा रही है, फिर स्प्लेनिक फ्लेक्चर। राइट वाला हेपेटिक फ्लेक्चर होता है और लेफ्ट वाला जो होता है वो स्प्लेनिक फ्लेक्चर होता है, ठीक है। इस केसेस के अंदर आप क्या करते हो, आइलोक्लोरिक एनास्टोमोसिस, ठीक है। अब लेफ्ट साइड लिया तो आप लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी करोगे, इसमें एंड कोलोस्टोमी भी कर सकते हो और इसमें फाइनली आप स्टंट इंसर्ट कर देते हो।
नेक्स्ट सीधा रेक्टो सिग्मॉइड लिया, जिसके अंदर आप लोग कोलोस्टॉमी करते हो एंटीरियर सेक्शन। अब इसमें मेसेंट्रिक बाउल स्कीमिया, सबसे पहले नेम को देखो, इसमें क्या होगा कि स्कीमिया हो जाएगा ना, जब भी ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, ये ब्लॉक हो जाएगी। अब स्मॉल बाउल इन्फेक्शन में ड्यू टू द ब्लॉकेज किसके सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का, स्पेशल ये मोस्टली ज़्यादा किन होता है जिनमें इसके में हार्ड चीज़ जैसे एफिब है, डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन रहेगी, उसको डिफ्यूज होगी इसके अंदर, ठीक है। इसमें आप डायग्नोस करोगे विद सीटी। अब इसमें साइन ऑफ द पेरिटोनिज्म आपको लग रहा है, फिर आप लेप्रोटोमी करते हो, फिर अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अब इसमें इसके साइन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके 3 साइज आपने याद रखते हैं, रॉपसिक, सॉस और ऑब्चुरेटर, ठीक है। अब इसमें ये याद रखो, सबसे पहले हम याद रख लेते हैं रॉपसिक ही देखो पहले, इसमें क्या होगा, आपने लेफ्ट को पैल्पेट किया और पेन जो है वो कहाँ जाएगी, राइट की तरफ, रॉपसिक है, मतलब आप राइट आर से आर याद रख लो, अगर आपने लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को प्रेस किया पैल्पेट किया तो पेन उसको राइट लोअर क्वाड्रेंट में होगी। सोस साइन क्या होता है, जब भी आप पेशेंट की जो है वो हिप की एक्सटेंशन करोगे तो सोस साइन पॉजिटिव है, और अगर आप इंटरनल रोटेशन करते हो तो पेन हो रही है पेशेंट को तो ऑब्चुरेटर साइन है। एक्सटेंशन पे किया तो सॉस, और अगर पेन है, और अगर इंटरनल रोटेशन पे पेन है तो ऑब्चुरेटर। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर एज है वो 60 ईयर से ज़्यादा है तो आप इसमें क्या क्या ये सीकल डायबिटिक प्लस एनपीओ कर देते हो, एंटीट्यूब डालोगे एंटीबायोटिक दोगे। अगर नहीं है, एज कम है तो मेल और फीमेल है, मेल है तो आप उसको अपेंडिसाइटिस है, आप उसको कैलकुलेट करते हो, फिर उसके इमरजेंसी अपेंडेक्टमी कर दोगे। अगर फीमेल है तो आप सबसे पहले देखोगे पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है, आप उसमें बीटा एचसीजी ऑर्डर करोगे, पहले अल्ट्रासाउंड करोगे, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जाम्पल बीटा एचसीजी नॉर्मल है, आपने देख लिया अल्ट्रासाउंड करके कीटोनियन तो नहीं है, फिर आप देन फर्दर मूव टू द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ठीक है। अगर ये आपके थोड़ी सी भी बीटा एचसीजी एलिवेटेड है तो आप करोगे, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क हो सकता है ना। इन द टिपिकल मेल प्रेजेंटेशन को आपने मेल प्रेजेंटेशन के अंदर क्या करना है, सीटी पे जाना, और ये मोस्ट एक्यूरेट होता है। फिर इसमें जो मैं आपको स्कोर बताती हूँ, अल्बेडो स्कोर है, गो विद लेप्रोस्कोपी, अगर तो 7 से 10 है। अब अल्बेडो स्कोर क्या होता है, इसमें 3 सिम्टम 3 साइंस जो 2 लैब्स होती है, 3 सिम्टम। अब आपने ये याद रखना है कि पेशेंट जो है वो आपके साथ जो है वो कैसे प्रेजेंट करेगा। पेशेंट आके आपको बताएगा कि मुझे जो है वो पेन जो है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और इसके अलावा एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग की हिस्ट्री देगा। अब इसमें 3 साइंस जो होंगे, साइंस जो आप देख रहे हो, राइट लोअर क्वाड्रेंट की टेंडनेस होगी, रीबाउंड टेंडनेस होगी, पेशेंट को फीवर होगा, टेम्परेचर, ठीक है, और लैब्स के अंदर क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस और लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे। अब इसमें से ईच ऑफ देम एट अ सिंगल पॉइंट एक्सेप्ट फॉर द राइट लोअर क्वाड्रेंट, एंड उसमें बताने के 2 पॉइंट्स ये फर्दर जो है ऐड कर सकते हैं, टेंडनेस और ल्यूकोसाइटोसिस। इसमें टोटल जो है वो 7 से 10 स्कोर होता है ना। नेक्स्ट विल सीधा अपेंडिसल कैंसर। अब इसमें ये मोस्टली एडिनोकार्सिनोमा में होता है, इसके अंदर आपके अपेंडिक्स की साइड होती है, राइट साइड पे होती है, आप क्या करोगे, राइट हेमिकोलेक्टमी करोगे, ठीक है। अगर तो कार्सिनोइड, अब ये डिपेंड कर रहा होता है, अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर टिप ऑफ द अपेंडिक्स में कोई इन्वाइजन नहीं है, कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होता, आप उसको ऑब्जर्व करोगे। लेकिन अगर वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा कार्सिनोइड ट्यूमर की बात हुई, अगर वो बेस ऑफ द अपेंडिक्स पे है, मेसोथेलियम इन्वेजन हुई है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया, तो आप क्या करोगे, उस आपने उस पार्ट को रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो गया, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया, कैंसर की तरफ ज़्यादा चांसेस हो गए, ठीक है। इसमें फिर हम क्या करते हैं, राइट हेमिकोलेक्टमी करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द जीआईटी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द हेपेटोबिलिटी।